तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज मतलब आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 तक की पूरी नॉलेज देखेंगे। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब द टू थिंग्स, वन ऑफ द नेम ऑफ द कंट्री एंड टू टाइप्स ऑफ पॉलिटी। मतलब इसमें एक तो बताया गया है कि कंट्री के नेम चेंज हुए एंड टू सेकेंड जो था टाइप ऑफ पॉलिटी, कंट्री की पॉलिटी के बारे में बताया गया। ठीक है, अब डिबेट फॉर नेम ऑफ द कंट्री in assembly members and constituent assembly has adopted a both name India that is भारत। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेम को लेकर ये हुआ कि कुछ असेंबली मेंबर्स ट्रेडिशनल नेम को लेकर कहे थे कि जो नेम ट्रेडिशनल होना चाहिए लाइक भारत, और कुछ मेंबर्स कहे थे नहीं मॉडर्न नेम होना चाहिए इंडिया। तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दोनों ही नेम को कहा कि कोई बात नहीं, दोनों को ही रख लेते हैं, इंडिया डैट इज़ भारत। तो फिर ये हुआ एंड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट इसमें फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब ये कहा गया कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में बिना किसी स्टेट से बातचीत किए हुए डायरेक्ट उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया था इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। और इसमें फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब ये होता है कि जब मतलब जैसे अमेरिका में जब इंडिपेंडेंट हुआ तो अमेरिका में जितने भी स्टेट से सभी स्टेट से बातचीत करके तब एक पूरा कंट्री बनाई गई थी, इसलिए उसे फेडरेशन ऑफ स्टेट बोला जाता है। लेकिन इंडिया में तो बातचीत कुछ हुई नहीं, डायरेक्ट ये लिख दिया गया था कि इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। पॉलिटी टाइप्स ऑफ पॉलिटी में देखें तो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि भारत के किसी भी स्टेट को ये राइट्स नहीं है कि वो अपने मर्जी से भारत से अलग हो जाए, वह अपने मन से भारत से अलग हो जाए। आप भारत के हिस्से में हैं और आप भारत से अलग नहीं हो सकते। ये है यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक, आर्टिकल 1 टेरिटरी ऑफ इंडिया क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। आर्टिकल 1 में जो टेरिटरी ऑफ इंडिया उसको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया, टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट इन फ्यूचर। अब लास्ट वाले का मतलब ये होता है कि टेरिटरीज में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट इन फ्यूचर। फ्यूचर में गवर्नमेंट किसी टेरिटरी को एक्वायर्ड कर सकती है और अपने मतलब इंडिया में मिला सकती है, ये चीज़ है। ठीक, अब इसका मतलब है डिफरेंस बिटवीन टेरिटरीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो टेरिटरीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंस है? तो यूनियन ऑफ इंडिया इज़ अ स्टेट, यूनियन ऑफ इंडिया में जो आता है वो आते हैं स्टेट्स, और टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स में यूनियन टेरिटरीज आते हैं, टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स आते हैं, और टेरिटरीज में भी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट इन फ्यूचर। ये भी मतलब बाद में कोई अगर टेरिटरी गवर्नमेंट फ्यूचर में एक्वायर्ड करती है वो भी इसी में ऐड होगा, इसलिए। अब आर्टिकल 2 एम्पावर द पार्लियामेंट। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें पावर किसके पास मिलती है? पार्लियामेंट में। द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें यह बताया गया है जो पार्लियामेंट है उसमें उसको ये पावर मिल जाती है, उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी यूनियन ऑफ इंडिया मतलब किसी भी स्टेट में, कोई भी स्टेट में किसी भी मतलब एक नया स्टेट बना सकती है, या फिर द पावर ऑफ इस्टेब्लिश न्यू स्टेट, या फिर कोई एक नया स्टेट भी इस्टेब्लिश कर सकती है। पार्लियामेंट पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 3 एम्पावर द पार्लियामेंट। अब इसमें थोड़ा सा ये चीज़ देखने वाला है थोड़ा सा कि एम्पावर द पार्लियामेंट, इंक्रीज द एरिया ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट, alter the boundary of any union territories and states, alter the name of union territories and states। मतलब पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, उसकी एरिया को बढ़ा सकती है, किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के एरिया को घटा सकती है, उसकी बाउंड्री को चेंज कर सकती है, उसके नेम को चेंज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो लेकिन इसमें ये चीज़ है कि यूनियन टेरिटरी में तो पार्लियामेंट किसी का मतलब नहीं मतलब कुछ पूछ सकती, बट जब स्टेट की बात आती है तो स्टेट की बात में
उनके ऊपर दो कंडीशंस अप्लाइड होती है। तो वो दो कंडीशंस कौन सी है? अ बिल कंटेम्पलेटिंग द अबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसमें बताया गया जो बिल मतलब जो बिल इनको पार्लियामेंट में जो शो करना पड़ेगा उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा प्रेसिडेंट से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। मतलब इसमें क्या चीज़ है कि इसमें सबसे पहले द प्रायर जो मतलब होगा वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से होगा, और उसके बाद उतना ही ज़रूरी है बिफोर द रिकमेंडेशन द बिल द प्रेसिडेंट हैज़ टू रिफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर एक्सप्रेशन इट्स व्यू विथ इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। एक टाइम उसको मतलब इसको जिस तरीके हमें प्रेसिडेंट को देना मतलब बिल इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा उसी तरीके हमें ये स्टेट लेजिस्लेचर को भी इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, लेकिन उसको भी एक टाइम पीरियड दिया जाता है। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि कुछ भी हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर अपना मतलब कुछ भी बताए, अपना पॉजिटिव मतलब उस बिल में दे या निगेटिव रिएक्शन दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मतलब पार्लियामेंट होती है वो अपने मर्जी पे लिखती है बस। अब आर्टिकल 4 में आते हैं। इट डिक्लेयर्ड दैट लॉ मेड फॉर एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स अंडर द आर्टिकल 2 एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स अंडर आर्टिकल 3 आर नॉट बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि जो लॉ है, लॉ मेड फॉर द एडमिशन, किसी नए स्टेट को एडमिट या इस्टेब्लिश किया जाए और किसी स्टेट में कोई नए स्टेट में कोई उसकी बाउंड्री में चेंज किया जाए, उसके नेम में चेंज किया जाए, मतलब ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से कोई रिलेट नहीं करेगा, कोई कंसीडर द अमेंड नहीं करेगा। ठीक है, ऑन द और किस कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के तहत ये नहीं करेगा? आर्टिकल 368 के तहत ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से कोई रिलेट या कंसिडर नहीं करेगा। थैंक यू।